बीए प्रथम वर्ष हिंदी ऐच्छिक के लिए अनिवार्य सेतु पाठ्यक्रम की तीसरी तासिका में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हालांकि वैसे चौथी है, लेकिन पहली तासिका में केवल पाठ्यक्रम का परिचय दिया गया था, इसलिए उस दृष्टि से हम तीसरी तासिका में आरंभ कर रहे हैं। कल की तासिका में, इसके पहली तासिका में हमने पाठ्यक्रम लिया था। उसके उपरांत की तासिका में हमने हिंदी वर्णमाला और अंक लेखन का परिचय प्राप्त किया था। उसके उपरांत हमने ये देखने का प्रयास किया था कि हिंदी का अंक लेखन किस प्रकार होता है। कल की तासिका में 1 से लेकर के 100 तक, सहस्त्र के लेकर खरब तक लेकर के फिर कुछ अपूर्णांक, कुछ पूर्णांक, कुछ गणितीय विराम चिन्ह, कुछ विराम चिन्ह, और उसके उपरांत हमने देखने की कोशिश की थी कि हिंदी की ध्वनि व्यवस्था कैसी है। स्वर व्यंजन, स्वर कैसे होते हैं, व्यंजन कैसे होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, बहुत सी बातें कल हुई थी। और साथ ही साथ हमने ध्वनि से अक्षर कैसे बनते हैं, अक्षरों को वर्ण कब कहते हैं, उसके उपरांत वर्णों से किस प्रकार से शब्द बनते हैं, सार्थक शब्द बनते हैं, शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उसको पद या रूप कैसे कहते हैं। उसके उपरांत हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि वाक्य रचना कैसे होती है। पूर्ण अर्थ की प्रतीति करने वाले शब्द समुदाय को वाक्य कहते हैं, इस प्रकार से व्याख्या की थी। लेकिन आज की जो तासिका होने वाली है वो बहुत ही गंभीर होने वाली है विषय पर, क्योंकि इसके माध्यम से आपको हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा की बोलियां, हिंदी भाषा की शैलियां, हिंदी भाषा किस परिवार में आती है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह यह है कि मानक हिंदी भाषा की विकास यात्रा क्या है, यह आपकी समझ में आएगा। ठीक है, कि आज की तासिका में हम जो आरंभ करने वाले हैं उसमें जिन बातों को हमें पढ़ना है वो है मानक हिंदी भाषा, हिंदी की बोलियां और हिंदी की शैलियां। इसके बीच हम सबसे पहले यह समझेंगे कि भाषा क्या होती है। इस पर बहुत बार चर्चा की जा चुकी है, फिर भी एक बार ये कहता हूं कि भाषा कर्णग्राह्य वाक प्रतीकों की वह प्रणाली होती है जिसके माध्यम से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अपने विचार, अपनी इच्छाएं प्रकट करता है। अपने विचार, अपने भाव और अपनी इच्छाएं प्रकट करता है। मैं फिर से कहता हूं, भाषा क्या होती है? कर्णग्राह्य वाक प्रतीक जिनके माध्यमों से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अपने भाव, अपने विचार और अपनी इच्छाएं प्रकट करता है, वो भाषा होती है। ये भाषा वैज्ञानिक परिभाषा होती है। लेकिन अगर देखा जाए संसार में कितनी भाषाएं हैं और उस आधार पर संसार में कितने भाषा परिवार हैं और हिंदी किस भाषा परिवार में आती है, इस पर हम विचार करेंगे। वह हमारे एक काम करो, आप कुर्सी लेकर के इधर बैठो, क्योंकि 2-3 लड़कियां और आएंगी, उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये कुर्सी ले लो और इधर बैठो। लिखना कुछ नहीं, इसके सारे PDF आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए कि जब हम चर्चा करते हैं विश्व की भाषा परिवारों की, तो उस समय हमें ये देखना पड़ेगा कि भाषा परिवार क्यों आए, क्या जरूरत है इन भाषा परिवारों की, इन भाषा परिवारों में कौन कौन सी भाषाएं हैं। इसको बहुत सरसरी तौर पर हमें देखना है, क्योंकि हमें आज बहुत मैराथन लेनी है लगभग। देखिए कि 17वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों ने जब वो भारत आए और भारत के संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन शुरू किया, और पहली बार उन्हें पता चला कि संस्कृत कोई एक महत्वपूर्ण भाषा है और इस भाषा में प्राचीन काल से लेकर के बहुत अच्छा साहित्य लिखा गया है। ये जब उन्हें पता चला तो उन्होंने संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिया और वहां से तुलनात्मक भाषा विज्ञान नाम की एक नई
प्रणाली का शुरू हुआ। एक कुर्सी इनको दे दो, होंगे एक कुर्सी, आप दोनों लड़कियां वहां बैठी। तो इन लोगों ने क्या किया? सबसे पहले इन यूरोप के लोगों ने सबसे पहले संस्कृत का अध्ययन किया और गलती से यूं कहें उनकी प्रवृत्ति से उनकी जो प्राचीन भाषाएं थी, जैसे ग्रीक या यूनानी है और लैटिन या रोमन जैसी भाषाएं हैं, उसके साथ उन्होंने संस्कृत की तुलना शुरू कर दी और यहाँ से तुलनात्मक भाषा विज्ञान की एक नई विद्या शाखा हमारे सामने आती है। और इन्होंने परिकल्पना की कि अगर लैटिन, ग्रीक या संस्कृत में साम्य है तो इनकी मूल भाषा कोई रही होगी, ऐसा उन्होंने अनुमान किया, जो कि गलत था। उसके उपरांत 1822 में एक जर्मन विद्वान फॉन नाम का उनका है, इस फॉन ने सर्वप्रथम विश्व की सारी भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया। 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया और बाद में एक अन्य विद्वान राइस ने विश्व की सभी भाषाओं को एक ही मूल भाषा माना और एक ही भाषा से विश्व की सारी भाषाएं निकली है, ऐसा उन्होंने एक अनुमान किया। और उसमें फ्रेडरिक मैक्स मुलर, मोनियर विलियम्स, अल्बर्ट वेबर, मैकडोनाल्ड, जिन लोगों ने भारतीय विद्या सीखी, पढ़ने की कोशिश की, उन्होंने संस्कृत भाषा का महत्व समझ लिया और उन्होंने ये एक नई विद्या शाखा है जिसको कहते हैं ओरिएंटल विद्या शाखा, नहीं जिसको प्राच्य विद्या शाखा कहते हैं। प्राच्य मतलब पूर्व की भाषाएं, नहीं, संपूर्ण विश्व 2 भागों में विभक्त है। एक भारतवर्ष जापान से लेकर के भारतवर्ष अरब तक का, इसको कहते हैं पूर्व भाग, और उसके बाद का जो यूरोप और अमेरिका का भाग है उसको हम कहते हैं पाश्चात्य। इसे हम पौर्वात्य कहते हैं या प्राच्य कहते हैं। तो इन्होंने प्राच्य विद्या का आरंभ किया और यहाँ से एक मतलब जो भाषाओं में साम्यता दिख रही थी, जैसे कि ग्रीक है, लैटिन है, संस्कृत है, अरेबिक है, ईरानी है, फारसी है, इन भाषाओं के समता के आधार पर एक बहुत गलत प्रचार हमें हुआ। वो ये कि संस्कृत और संस्कृतोद्भव भाषाएं ये एक वर्ग किया और संस्कृतेतर भाषाएं एक वर्ग किया और इनसे झगड़ा शुरू हो गया। जो झगड़ा भाषा वैज्ञानिक था उसको वांशिक बना दिया और ये बताने की कोशिश की यूरोप के लोगों ने कि आर्य मूल यूरोप के हैं और वो फिर बाद में ईरान से होते हुए भारत आ गए। हालांकि भाषा वैज्ञानिक झगड़ा है और इसको उन्होंने वांशिक झगड़ा निर्माण किया और हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो नवीनतम अनुसंधान हुए हैं उसके आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि आर्य बाहर से नहीं आए, अपितु आर्य यहां से बाहर गए। अब जब इन लोगों ने ये हमारे दिमाग में डाल दिया कि आर्य आक्रांता है, आर्य बाहर से आए, जिस प्रकार से मुगल आए, ग्रीक लोग आए, तो हमारी संस्कृति को एक बहुत बड़ा झटका बैठा था। अब इसको किस प्रकार से इन लोगों ने परिकल्पना की वो बात मैं आपको समझ बता रहा हूं। ये मेरी अपनी विचार नहीं है, मेरे अपने विचार में बाद में बताऊंगा। अब देखिए, ये है भाषा खंड और भाषा परिवार बनाने की इन्होंने कोशिश की है। कैसे? इन्होंने क्या परिकल्पना की? इन्होंने परिकल्पना की कि पहले कुछ परिवार है भाषा के और उन्होंने खंड किए। उसमें पहला खंड उन्होंने किया यूरेशिया खंड, मतलब यूरोप और एशिया का, जहां से आर्य आए इस प्रकार माना जाता है, वो यूरेशिया का खंड उन्होंने किया और इसमें 10 भाषा परिवार हैं। तो पहला उसमें परिवार है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदी आती है, वो है भारोपीय या भारतीय यूरोपीय परिवार। फिर उसके उपरांत द्रविड़ परिवार, बुरुशस्की परिवार, यूराल अल्ताई परिवार, काकेशी परिवार, चीनी तिब्बती परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, हाइपरबोरी परिवार, उसके उपरांत बास्क परिवार, साम्यहामी परिवार, ये 10 परिवार एक यूरेशिया खंड के हैं। मतलब उन्होंने खंड बनाए हैं, भाषा परिवारों के खंड बनाए हैं। उसमें पहला यूरेशिया खंड है और उसके अंतर्गत ये 10 भाषाई परिवार आते हैं। मैं फिर से कहता हूं, भारत यूरोपीय या भारोपीय परिवार, जिसके अंतर्गत भारत की भाषाएं आती हैं,
द्रविड़ परिवार में भी भारत की भाषाएं आती हैं। बुरुशस्की परिवार, विरालताई परिवार, काकेशी परिवार, चीन तिब्बती परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, हाइपरबोरिक परिवार, बास्क परिवार, सामियानी परिवार, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम केवल इस पर ही चर्चा करेंगे। कौन से पर चर्चा करेंगे? हम केवल चर्चा करेंगे इसी परिवार को लेकर के। ये जो परिवार है इसी परिवार को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदी इस परिवार की भाषा है। अब इसके उपरांत हम कुछ और बातें आपके सम्मुख रखेंगे। दूसरा खंड आता है अफ्रीकी खंड। आप जानते हैं अफ्रीका एक खंड है, और अफ्रीकी खंड की जो भाषाएं हैं उनको भी 3 परिवारों में उन्होंने विभक्त किया है। पहला परिवार है सुदानी परिवार, सुदान देश, बांटू परिवार, और तीसरा पोंतोतोत बुशमैन परिवार, बुशमैन परिवार जो निग्रेटो लोगों का है, जो काले रंग के लोगों का है दक्षिण अफ्रीका। अब इसके तीसरा परिवार आता है, वह है प्रशांत महासागरीय खंड, जहां न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह आ जाते हैं, वो परिवार। मलय महाद्वीपीय परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियाई परिवार और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। मतलब प्रशांत महासागर में इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, फिजी इत्यादि जो राष्ट्र आते हैं वह प्रशांत महासागर एरिया में आते हैं, इसलिए इसमें दक्षिण पूर्व एशिया आ जाता है। और अंतिम परिवार है अमेरिका का भाषा परिवार। आप जानते हैं अमेरिका में अमेरिका का जो अनुसंधान किया या शोध किया, किसने किया पता है? अमेरिका में सबसे पहले कौन गया था? यूरोप का आदमी, याद है किसी का नाम? कोलंबस। तो कोलंबस से पहले वहां कौन लोग थे? रेड इंडियन लोग थे, और रेड इंडियन लोगों की 100 भाषाएं प्रचलित थी। तो ये अमेरिकी भाषा परिवार की 100 भाषाएं वहां अभी भी चल रही हैं, लेकिन बहुत कम प्रमाण में, क्योंकि कोलंबस के बाद आए हुए यूरोप के सभी लोगों ने अमेरिका के मूल वासियों को नष्ट कर दिया, मार दिया, समाप्त कर दिया। उनकी भाषाएं भी समाप्त हो गई लगभग। अब देखिए कि इन परिवारों को एक बार फिर मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा कि यूरोपीय विद्वानों ने परिकल्पना की कि भाषा के खंड हैं, जैसे यूरोप और एशिया का मिलाकर एक खंड है, अफ्रीका का अलग खंड है, अमेरिका का अलग खंड है, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास का अलग खंड है। और इनमें से जो यूरेशिया का या यूरोप और एशिया का खंड है उसके अंतर्गत 10 भाषा परिवार है। और इन 10 भाषा परिवारों में से पहला परिवार जो सबसे महत्वपूर्ण है, विश्व की सभी अनेक महत्वपूर्ण भाषाएं इस परिवार में है, इसलिए यह महत्वपूर्ण परिवार है। और इस परिवार का नाम है भारत यूरोपीय परिवार अथवा भारतीय परिवार। दूसरा द्रविड़ परिवार है, तीसरा बुरुशस्की परिवार, विरालताई परिवार, काकेशी परिवार, चीन तिब्बती परिवार, जापान कोरियाई परिवार, हाइपरबोरिक परिवार, उसके उपरांत बास्क परिवार और सामियानी परिवार। इसके उपरांत अफ्रीका खंड की जो भाषाएं हैं उनके भी 3 परिवार बनते हैं, सुदानी परिवार, बांटू परिवार, और तीसरा होन्तेतोत बुशमैन परिवार। और प्रशांत महासागरीय जो ऑस्ट्रेलिया का जो बहुत बड़ा भाग है, मतलब यूं कहेंगे कि अंडमान निकोबार के बाद से लेकर के जापान तक का जो भाग है वो यहाँ आता है। तो उसमें मलय द्वीप, मलय नाम का एक द्वीप है, मलेशिया जिसको कहा जाता है वो, उसके बाद पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियाई परिवार, और इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह आ जाते हैं। और फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई परिवार रहते हैं, जिनके अंदर इंडोनेशिया से लेकर के इंडो चाइना है, सिंगापुर है, वगैरह वगैरह देश आ जाते हैं। और चौथा खंड है अमेरिकी खंड, जिसके अंतर्गत अमेरिकी भाषा परिवार आते हैं। अब हम जब भारतीय परिवार की बात कर रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि भारतीय परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, उनके लिए अलग अलग कौन से वर्ग होते हैं। अब जिस भारतीय परिवार की हमने परिकल्पना की थी इसे हम और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। भारतीय भाषा परिवार में 2 वर्ग आते हैं, एक है केंतुम परिवार, दूसरा है सतम परिवार। ध्यान दो, पहला कौन सा है? केंतुम, और दूसरा है सतम। केंतुम और सतम वर्ग, इनमें से जो केंतुम वर्ग है उसके अंतर्गत ग्रीक, इटैलिक, केल्टिक, जर्मनिक, तोखारी, हिट्टाइट, ये
भाषाई परिवार होते हैं। कौन कौन से भाषाई परिवार होते हैं? ग्रीक की भाषाएं, इटली की भाषाएं जिसको हम लैटिन कहते हैं, फिर उसके बाद केल्टिक भाषाएं आती हैं जो वहाँ के आदिवासियों की भाषाएं यूरोप की, फिर उसके बाद जर्मन की भाषाएं आती हैं, तोखाली भाषा और हिट्टाइट परिवार आ जाता है। और दूसरा जो वर्ग है सतम वर्ग, इस सतम वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं वो वाल्टोस्लाविक, आर्मेनियन, अल्बेनियन और सबसे महत्वपूर्ण हमारी दृष्टि से, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, हम जिस भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, जिस हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, वो इसमें आती है भारत ईरान, भारतीय ईरानी। पहले था भारोपीय, भारोपीय परिवार में से भारत ईरानी शाखा में हम आते हैं। ठीक है, फिर से कह रहा हूं कि भारोपीय परिवार, भारोपीय परिवार की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के दो वर्ग हो जाते हैं, एक है केंतुम वर्ग, एक है केंतुम और दूसरा सतम। केंतुम वर्ग में ग्रीक, लैटिन या इटलिक, केल्टिक, जर्मनी, तोखारी, हिट्टाइट भाषा परिवार आते हैं। और उसके उपरांत जो सतम वर्ग है, उस सतम वर्ग में वाल्टोस्लाविक, आर्मेनियन, अल्बेनियन और भारतीय ईरानी या भारत ईरानी भाषा परिवार आता है। अब चलते हैं भारत ईरानी पर, क्योंकि यह हमें और अधिक देखना है। तो यह आता है भारत ईरानी, और भारत ईरानी इस शाखा में या इस वर्ग में ईरानी शाखा एक आती है, दूसरी दरद शाखा एक आती है और तीसरी भारतीय शाखा आती है। भारतीय भाषा परिवार, भारत ईरानी और भारत ईरानी में से भारतीय शाखा में हमारी भाषाएं आती हैं। और भारतीय भाषा परिवार में अब भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, विश्व में उतनी भाषाएं किसी एक देश में कहीं नहीं है। और भारत में अनेक भाषा परिवार है, अनेक भाषा परिवार, जिसमें से आर्य परिवार जिसको भारोपीय परिवार कहा जाता है, दूसरा है ऑस्ट्रिक परिवार, तीसरा चीनी तिब्बती परिवार, द्रविड़ परिवार, और कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनका कोई वंश नहीं मिलता, जिनका कोई परिवार नहीं मिलता। और आर्य के अंतर्गत उत्तर भारत की समस्त भाषाएं आती हैं, जिनमें हिंदी है, मराठी है, जिनमें गुजराती है, बंगाली है, असमिया है, उड़िया है, कश्मीरी है, डोगरी है, बोडो है। ये सारी भाषाएं आर्य परिवार में आती हैं। अब इसको आर्य क्यों कहा गया, मैं बार बार कह रहा हूं, ये भाषा वैज्ञानिक विवाद है, इसको वांशिक विवाद और फिर भारत पर आर्यों ने किस प्रकार आक्रमण किया वगैरह वगैरह की बहुत सारी कपोल कल्पनाएं की हैं जो कि झूठी हैं। और ये सिद्ध हो चुका है कि आर्य यहीं के हैं और यहां से बाहर गए। आर्य कोई वंश नहीं है, आर्य कोई वंश नहीं है, अपितु आर्य प्रत्येक वंश के धार्मिक श्रेष्ठ लोगों का नाम आर्य है। आर्य नाम है, ये वंश नहीं है। ठीक है, आगे चलते। अब देखिए, अब ये तो आपकी समझ में आ गया कि भारतीय भाषाएं किस परिवार की हैं। फिर से एक बार समझने की कोशिश हम करेंगे कि भारतीय भाषाएं जो हैं वे भारतीय भाषाएं आती हैं कहाँ, कैसे आती हैं। भारतीय भाषाएं भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती हैं। भारोपीय परिवार के अंतर्गत सतम वर्ग के अंतर्गत आती हैं। सतम वर्ग के अंतर्गत ईरानी शाखा के अंतर्गत आती हैं, भारत ईरानी शाखा के अंतर्गत आती हैं, और फिर भारतीय परिवार आ जाता है। अब हिंदी क्या है, हिंदी भाषा क्या है, इसे समझने के लिए हम हिंदी के नामकरण को समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी नाम कैसे आया, हिंदी नाम कैसे आया? हिंद शब्द जो है, हिंद शब्द जो है कहां से आया है, ध्यान रखिए। हिंद शब्द आया है, हिंदी शब्द आया है हिंद शब्द से। और हिंद शब्द कहां से आया, ध्यान रखिए। हिंदी ये जो भाषा है वह नाम हिंद के आधार पर आया है, और जिसका अर्थ होता है भारत की भाषा या केवल भारत की, केवल भारत की। क्योंकि हिंद इसमें एक प्रत्यय लगाने से, हिंद शब्द में एक प्रत्यय लगाने के योग से हिंदी शब्द बना है। और आप जानते हैं कि भारत और ईरान, अभी हमने बात की थी ईरान, भारतीय ईरानी परिवार, तो भारत और ईरान के अत्यंत प्राचीन काल से संबंध है। बाद में ईरान को ही फारस कहा गया, आज फिर से ईरान कहा जा रहा है।
अब ये जो ईरान के लोग हैं उनकी एक भाषा थी जिसका नाम था जेंद अवेस्ता। जेंद अवेस्ता भाषा थी और जेंद अवेस्ता से बाद में अनेक भाषाएं निकली जिनमें से फारसी एक है, आज की फारसी। और वैदिक भाषा, वेदों की जो भाषा है, वैदिक संस्कृत भाषा जो है और जेंद अवेस्ता भाषा में बहुत साम्य है। इसलिए मित्रों ये बात आप ध्यान में रख करके सुनिए कि वैदिक ऋषि मुनि भारत से बाहर ईरान गए और फिर वहां से भाषा परिवार आगे आगे बढ़ते, लेकिन इसका उल्टा मतलब इन यूरोपीय विद्वानों ने निकाला है। अब जो ईरानी भाषाएं हैं, खास करके अवेस्ता भाषा में स का ह होता है, स का ह होता है। जैसे कल भी हमने देखा था ना 69, 70, 71, यहां स का ह हो गया, हिंदी में भी होता है तो वहां भी हो गया, तो सिंधु का हिंदू हो गया, और सप्त सिंधु का हप्त हिंदू हो गया, और हिंद शब्द आ गया। हप्त हिंदू के बाद हिंद शब्द आ गया, और धीरे धीरे भारत के लोगों के लिए, देखिए भारत के लोगों के लिए या सिंधु नदी से संबंधित भूभाग को हिंदू या हिंद कहा गया, और धीरे धीरे यही नाम सभी ओर प्रसिद्ध हो गया और हिंदू और हिंदी शब्द आ गए। फिर उसके उपरांत हम देखते हैं कि ईरानी सम्राट दारा नाम का ईरानी सम्राट है, उसके अभिलेखों में भारत के लिए सभी बार हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। ईरान का जो बादशाह था, राजा था, दारा नाम का सम्राट था, उसने भारत के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया है उसके काल में। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक वाक्य यहाँ आता है, उसकी राजधानी थी सुसा, और सुसा की राजधानी के राजमहल में कुछ अक्षर अंकित किए गए हैं, वो इस प्रकार है। देखिए क्या है, पिरुशय्या इदाकृत ऋचा कुश उतोव हिंदोव उता ऋचा हर उतिया अयनीय। अयनीय मतलब आर्य, हर उतिया मतलब सरस्वती, सरस्वती का हर उतिया, और सिंधु का हिंदो, ऋचा मतलब ऋचा, ऋग्वेद की ऋचा। इस प्रकार से इसका अर्थ यह होता है कि जो हाथी धाम कुश हिंदू, और हिंदू कुश एक शब्द बार बार आता है, अनेक बार आपने सुना होगा। कुश हमारे प्रभु रामचंद्र जी के बड़े पुत्र का नाम कुश था, कुशलदेव आप जानते हैं। तो वो इस प्रकार से इस देश को कुश भी कहा जाता है। और धीरे 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 क्या होता गया कि जो ये सिंधु शब्द था, उस सिंधु या सप्त सिंधव का क्या होता गया, देखिए ये होता गया हिंदुश, हिंदुश, हिंदू, हिंदुव्य, ऐसे शब्द आ गए जिसका मूल अर्थ भारत के वाचक है, हिंदू या हिंदव है। और हिंद शब्द में एक प्रत्यय लगाने से हिंदी शब्द बनता है, और इसका अर्थ होता है हिंद की या भारत की, एक प्रत्यय लगाने से हिंद की और भारत की। और देखिए हिंदी शब्द के जो प्राचीन अर्थ हैं उनमें क्या क्या अर्थ होते हैं? हिंदी शब्द का भारत का निवासी, भारत की वस्तु, भारत के पदार्थ, इतना ही नहीं, मिस्र, मिस्र देश है ना जिसको आजकल इजिप्ट कहा जाता है, उस मिस्र या इजिप्ट देश में जो यहाँ से मलमल जाती थी, आप जानते हैं मलमल केवल भारत में निर्माण होती है, कपास से बनी हुई मलमल जो रेशम से भी बहुत बढ़िया होती है, उस मलमल से भारत से आती थी, उसको हिंदी शब्द था, मतलब भारत में बनी हुई मलमल हिंदी कहलाती थी। इतना ही नहीं है, इस्पात, यहाँ इस्पात गलती से हो चुका है, इस्पात से बनी हुई, भारत में इस्पात या लोहे से बनी हुई तलवार को भी हिंदी कहा जाता है। मतलब भारत की जो कोई भी वस्तु हो उसे हिंदी कहा जाता है। हिंदी शब्द का अर्थ है भारत की वस्तु, चाहे वो भारत का मनुष्य हो, भारत की भाषा हो, भारत का कोई पदार्थ हो, भारत में बनी तलवार हो, भारत में बनी मलमल हो, तो ये है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी शब्द का प्रयोग भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी किया गया है। उदाहरण के रूप में हॉब्सन जॉब्सन शब्दकोश में हिंदी शब्द का अर्थ लिया गया है, बादशाह ने हिंदुओं को हाथी से कुचलवा डाला। ये मध्य युग का सत्य है, हम उसे बदल नहीं सकते। मुसलमान बादशाह हिंदुओं पर अत्याचार करते, हाथी के पैरों तले लोगों को देते थे। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, किंतु जो मुसलमान हिंदी थे, मतलब भारत में रहने वाले जो मुसलमान थे, उनको सुरक्षित रखा। यहाँ
हिंदी शब्द। मध्ययुगीन ऐतिहासिक सत्य को हम तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर रहे हैं, सच्चाई यह है। तो भारत में रहने वाले मुसलमानों को भी हिंदी कहा जाता था। इसीलिए हमारे एक उर्दू के राष्ट्र कवि, कौमी शायर जो थे हमारे, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है, हिंदी है हम वतन है। वहां हिंदू नहीं कहा, हिंदी कहा है। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये शब्द वहीं से आए हैं। और देखिए हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग, हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग अल-बेरूनी, अल-बेरूनी नाम के एक इतिहासकार ने अपनी पुस्तक अल-हिंद में किया है। किसने किया है? अल-हिंद नामक पुस्तक में अल-बेरूनी ने, अल-बरूनी या अल-बेरूनी ने हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद आता है समय इब्न बतूता का, जो भारत में आया हुआ एक यात्री था। उसने भी भारत यात्रा नाम की पुस्तक में एक स्थान पर यह लिखा है कि तारक नगर की कुछ दीवारों पर हिंदी में नाम खुदे हुए थे। अब यहाँ भाषाई अर्थ में सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग इब्न बतूता ने किया, और यहाँ हिंदी से अर्थ क्या था उसका? संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में भारत की भाषा है, हिंद की भाषा है। तो यहाँ तारक नगर की दीवारों पर जो संस्कृत में नाम खुदे हुए थे या जिन्हें उत्कीर्ण किया गया था शिलालेखों के रूप में या दीवारों के लेख के रूप में, तो वो संस्कृत की थी। इसलिए संस्कृत भाषा को सबसे पहले हिंदी शब्द इन लोगों ने दिया हुआ है। और अब देखिए कि बाद में धीरे धीरे जब बहुत सारे मुस्लिम आक्रामक सुल्तान और फिर बादशाह इस देश पे राज करते रहे, तो उन्होंने, उनके पास उनकी अपनी भाषा थी। कौन सी? 3 भाषाएं थी उनके पास। एक थी अरबी, दूसरी थी फारसी और दूसरी थी तुर्की। इन 3 भाषाओं में व्यवहार करते थे। लेकिन जब उन्हें यहाँ के लोगों से बात करने की मिली, और जहां तक संबंध मुसलमान सुल्तानों का, बादशाहों का है, वो दिल्ली आगरा के आसपास है। वहां की जो प्राचीन खड़ी बोली हिंदी थी, जिसको कौरवी कहा जाता है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने उसे एक नाम दिया हिंदी, हिंदुई, हिंदवी, हिंदुई, ऐसे नाम दिए उन्होंने। ये नाम उन्होंने दिए हुए, ये हमारे नाम नहीं है। न हिंदू नाम हमारा है, न हिंदी नाम हमारा है, न हिंदुस्तान नाम हमारा है, न हिंदुस्तानी नाम हमारा है। ये सारे के सारे नाम हमें ईरानी लोगों ने, बाद में अफगान लोगों ने, बाद में तुर्क लोगों ने, बाद में मुगल लोगों ने ये नाम दिए हुए हैं। इसकी जगह हमारे यहाँ शब्द था पहले आर्य और आर्य भाषा, अब उसी को बाद में हिंदी शब्द दे दिया गया। और इसी आज जिस भाषा को इन्होंने हिंदी, हिंदुई, हिंदवी कहा, अब ये हिंदवी शब्द छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाद में स्वराज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप में प्रयोग किया है। वो खड़ी बोली जिसका मूल नाम कौरवी बोली है, जो पूर्व प्रदेश दिल्ली आसपास की बोली है। और इसका प्रमाण, सबसे पहला प्रमाण अमीर खुसरो ने दिया हुआ है। उनके द्वारा एक शब्दकोश था खलीद बारी नाम का, और उसमें उन्होंने पहली बार ब्रज हरियाणवी मिश्रित खड़ी बोली को हिंदी कहा। ब्रज भाषा, हरियाणवी भाषा और खड़ी बोली, इनके मिश्रण को उन्होंने क्या कहा है? हिंदवी कहा है। अब उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत लंबा है और आगे पूर्ण करना है। ये अगले वर्ष हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। खंजरो शमशीरो समस्ता मस्त देख, हिंदवी खांडा कहावे उन्मन में। यहां उन्होंने 2 शब्द दिए हैं। मतलब जिस चीज को उनकी भाषा में खंजर कहा जाता है, शमशीर कहा जाता है, तेग कहा जाता है। कौन से 3 शब्द है? देखिए, ये पहला हिंदवी फारसी शब्दकोश है, लेकिन वो शब्दकोश पद्यात्मक है। जिसे खंजर कहा जाता है, शमशीर कहा जाता है या तेग कहा जाता है, उसको हिंदी में खांडा कहते हैं। खांडा ये शब्द संस्कृत के खड्ग शब्द से बना हुआ है। खड्ग से खांडा। और उन्मन मेघ, और मेघ है जो है ना, मेघ बादल, उनको उन्मन शब्द है उनकी फारसी भाषा में, उसको भारतीय भाषा में मेघ कहते हैं, इस प्रकार लिखा है।
फिर बाद में आगे चल करके कोह, कोह का मतलब पर्वत, इसको हम पहाड़ कहते हैं हिंदी में, इस प्रकार से। फिर उसके बाद 1400 ईस्वी सन 1424 में एक सूफी संत थे जिनका नाम है शरफुद्दीन शकरगंज ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जफरनामा, और जफरनामा में पहली बार हिंदी शब्द इस प्रकार आता है, राव हिंदी आता है, ये इस प्रकार का वाक्य है। फिर इसके उपरांत हम देखते हैं कि इन दिनों में या उन दिनों में हिंदी, हिंदुई, हिंदवी शब्द का प्रयोग केवल एक भाषा के लिए नहीं हो रहा था, तो समस्त उत्तर पश्चिम मध्य भारत में जो भाषा प्रयुक्त होती थी उसके लिए हिंदुई, हिंदवी शब्द कहा जाता था। और जो साहित्यिक भाषाएं थी उस समय की कौन कौन सी हैं? अवधी ब्रज भाषा, अवधी मैथिली। ब्रज भाषा में समस्त श्री कृष्ण काव्य लिखा गया है, अवधी में रामचरितमानस और सूफी काव्य है, मैथिली में विद्यापति ने पदावली लिखी है, और इनको भाखा कहा जाता था या भाषा कहा जाता था संस्कृत की तुलना में भाषा। इतना ही नहीं, संस्कृत के समांतर जो भाषाएं चलती थी हिंदी को उन्होंने भाषा कहा। तो भारतीय लोग हिंदी को भाषा कहते थे, लेकिन मुसलमानों ने इसे हिंदी कहा, ये बात ध्यान रखिए। उसके उदाहरण भी कुछ हम आपके समूह प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक उदाहरण है यहां देखिए कबीर का। कबीर ने कहा, कबीरा संस्कृत कबीरा उपजल भाखा बहतानी, भाखा है भाषा, लिखी भाषा चौपाई कहो मलिक मोहन जैसे, भाषा बड़ी थी मोड़ मती थोड़ी, तुलसीदास जी ने कहा। और 18वीं शताब्दी के पटियाला के कथावाचक रामप्रसाद निरंजनी ने संस्कृत ग्रंथ योग वासिष्ठ का हिंदी अनुवाद किया, उसे नाम दिया भाषा योग वासिष्ठ। मतलब भारतीय लोग, हिंदू लोग हिंदी के लिए भाषा शब्द का प्रयोग करते थे या भाखा शब्द का प्रयोग करते थे, लेकिन हिंदी, हिंदुई, हिंदवी, हिंदुस्तानी ये सारे शब्द मुसलमानों ने लिए हुए हैं। फिर बहुत सी बातें हैं, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब ये तो आपको हिंदी शब्द का पता चला, अब हिंदी भाषा आई कहां से, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। हिंदी का जो आज का रूप है वो ईस्वी सन 1000 के आसपास आया, लेकिन उसके पहले क्या हुआ ये भी हमें देखना पड़ेगा। मतलब देखिए, हिंदी भाषा आई है अपभ्रंश भाषाओं से, अपभ्रंश भाषाएं आई है प्राकृत भाषाओं से, प्राकृत भाषाएं आई है संस्कृत से, संस्कृत भाषा आई है वैदिक संस्कृत से। इस प्रकार से हम देखा जाए तो भारतीय भाषाओं का इतिहास, वाग्मय चेहरे पर पानी मार के जाओ, मुझे भी नींद आएगी वरना, और दरवाजा खुलना बंद करना समय पर होना चाहिए। देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसको ईसा से पूर्व 1500 वर्ष से 500 ईसा पूर्व का काल कहा गया है, मध्यकालीन आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का काल कहा गया है, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल 1000 ईस्वी से अब तक का है। मैं थोड़ा सा जल्दी लूंगा, क्योंकि ये सब केवल एक सरसरी तौर पर आपको पता होना चाहिए, इतना डिटेल की जरूरत नहीं है। अब प्राचीन भारतीय काल में एक भाषा है, दो भाषाएं थी, संस्कृत, और संस्कृत का प्राचीनतम रूप जो मिलता है वो है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत मतलब वेदों में प्रयुक्त जो संस्कृत भाषा है उसको वैदिक संस्कृत कहा जाता है। इसी को अलग अलग नाम है, संस्कृत, वैदिक, छांदस, प्राचीन संस्कृत वगैरह। और इसमें कितने ग्रंथ हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसके उपरांत आरण्य ग्रंथ हैं, और 11 उपनिषद हैं, ईशकीय, कठोपनिषद, मुंडमांडुक्य, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, छांदोग्य और श्वेताश्वेतर। ये कभी बाद में इसको डिटेल में देखेंगे, हम अगले वर्ष यही कर रहे हैं। तो इसी को छांदस भाषा भी कहा जाता है, और इसी को वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है। और वैदिक संस्कृत के बाद, वैदिक मंत्रों के बाद ब्राह्मण काल आता है, फिर लौकिक संस्कृत आता है। और लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में एक फर्क है, लेट लकार सामान्य लौकिक संस्कृत में नहीं है, जो केवल वैदिक संस्कृत में कहा जाता है। अब इसको डिटेल में कभी बाद में देखेंगे। और लौकिक संस्कृत भाषा में व्याकरण की बहुत महत्ता है। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण का अगर कोई ग्रंथ है तो वह है आचार्य पाणिनि का अष्टाध्यायी।
अष्टाध्यायी, जिसके अंतर्गत शब्दों का अनुशासन किया गया है। उसका पहला ही सूत्र है अतः शब्दानुशासनम। अय उंड्रेलिक एवं एवच अयवर प्रणव यम गणनम जवय घड़दश जब घड़दश खपचत तव कपयश सरहर इत्यादि। चलो आ जाओ अंदर, धीरे आओ। तो इसके उपरांत और कोई आ रहा है कि लड़कियां हम कुछ नहीं शायद तो ले आओ, अपनी है ना, हिंदी की है शायद। तो देखिए आचार्य पाणिनि ने बहुत महत्वपूर्ण काम यह किया है कि इन्होंने अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण का ग्रंथ है। फिर इसके उपरांत हम देखते हैं कि मौर्य काल में संस्कृत का अधिक जोर रहा, जिसमें कालिदास ने रघुवंश, मेघदूत और अन्य भी काव्य ग्रंथ शिशुपालवधम, नैषधीयचरितम जैसे महाकाव्य लिखे गए। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात से राजपूत काल तक का जो कालखंड है उसमें संस्कृत भाषा राजभाषा थी। ध्यान रखिए, संस्कृत भाषा दरबार की भाषा थी, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा है। मध्यकाल में देखा जाए तो मध्यकाल में 3 चरण आते हैं। भाषा, भारतीय भाषाओं के 3 चरण आते हैं। पहला है ईसा से पूर्व 500 वर्षों से लेकर के ईसा के आरंभ तक, दूसरा ईसा के आरंभ से लेकर के ईसा के 500 वर्षों तक, और तीसरा चरण आता है ईसा के 500 वर्षों से लेकर के 1000 वर्षों तक। ये जो कालखंड है, इनमें प्रथम चरण में 2 धर्म यहाँ उत्पन्न हुए थे। हिंदू धर्म के कुछ कुरीतियों के विरुद्ध, खास करके जो हिंसा बलि प्रथा दी जाती थी, जो कि वेदों में नहीं थी, बाद में किसी प्रकार आई, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन हिंसा के खिलाफ 2 अहिंसक आंदोलन हुए। पहला आंदोलन था जैन धर्म का, जिसके 24वें तीर्थंकर महावीर, वर्धमान महावीर जी और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध समकालीन थे। और इन्होंने अपने विचार क्रमशः पाली और अर्धमागधी भाषा में प्रकट किए हैं, जो मध्ययुग की पहले प्राकृत का उत्थान से माना जाता है। भगवान गौतम बुद्ध और भगवान वर्धमान महावीर की भाषा है, पाली और अलग अलग। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा अशोक का। और सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जो कलिंग के युद्ध के बाद जो हिंसा से नफरत हुई, और ये स्वीकार किया, तब उन्होंने पाली भाषा में, देवनागरी लिपि में, या उस समय की ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि में संपूर्ण भारतवर्ष में उन्होंने अपने शिलालेख रचे, और जिसके आधार पर उनको बहुत महत्व दिया जाता है। फिर दूसरा उत्थान जो होता है वो साहित्यिक प्राकृतों का है, जिनके माध्यम से मागधी प्राकृत, षोडशेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, पैशाची प्राकृत, ये सारी भाषाएं द्वितीय चरण में आती हैं। और इनका बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि साहित्यिक प्राकृतों के माध्यम से ही आगे चल करके अपभ्रंश भाषाएं निकली हैं। और ये प्रादेशिक थी। मगध मतलब आज का बिहार, उत्कल मतलब आज का उड़ीसा, गौड़ मतलब आज का बंगाल, अपने गौड़ बंगाल से सुना होगा, गुर्जर मतलब आज का गुजरात। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं थीं, और उन भाषाओं को प्राकृत भाषा कहा जाता था, जो संस्कृत की तरह व्याकरण सम्मत नहीं थी। अपितु छोटा बच्चा जब संस्कृत बोलने लगता है तो उसमें र की खास करके गलतियां हो जाती हैं, तो इससे कहा गया कि ये बच्चों की प्राकृत भाषा है। फिर उसके बाद आ गया तीसरा चरण, जिसको अपभ्रंश कहते हैं, और अपभ्रंश से ही आज की समस्त भारतीय भाषाएं निकली हैं। षोडशेनी अपभ्रंश से हिंदी, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी, गुर्जर अपभ्रंश से गुजराती, गौड़ अपभ्रंश से बंगाली, उत्कल अपभ्रंश से उड़िया, असमिया, मागधी से बिहार की भाषाएं, ये सारी भाषाएं आज निर्माण हुई। इसलिए यहाँ ये जो काल है अपभ्रंश काल 1000 तक का, इसमें कौन कौन से ग्रंथ महत्वपूर्ण है? संदेश रासक, प्राकृत, पेंगलम, उसके उपरांत वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता और ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी मराठी की रचना कोई नहीं है, ध्यान रखिए, हम बार बार ये गलती करते हैं। ज्ञानेश्वरी प्राकृत की रचना है, अपभ्रंश की रचना है। आज नई मराठी जानने वाले लोग अगर ज्ञानेश्वरी पढ़ने लग जाएंगे तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा,
क्योंकि ये थोड़ी सी प्राचीन मराठी या अपभ्रंश भाषा थी, महाराष्ट्री अपभ्रंश। अब इसमें आधुनिक काल में देखा जाए तो कौन सी भाषाएं आ गई? षोडशनी अपभ्रंश। इस षोडशनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पंजाबी भाषा, गुजराती भाषाएं निर्माण हुई है। कुछ लोग कहते हैं मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, बांग्ला, असमिया, उड़िया भाषाएं आई हैं। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी आई है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी आई है। पैशाची अपभ्रंश से सिंधी भाषा आई है। याकस अपभ्रंश से सिंधी भाषा आई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और जो प्राचीन हिंदी है, उस प्राचीन हिंदी के कालखंड को भी हम 3 विभागों में व्यक्त करके देखते हैं। प्राचीन काल 1300 ईस्वी सन से 1500 ईस्वी सन तक का, फिर मध्यकाल 1500 ईस्वी सन से 1800 ईस्वी सन तक का, और आधुनिक काल 1800 ईस्वी सन से अब तक का। तो इस प्राचीन काल में हिंदी के बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं जिनमें पृथ्वीराज रासो बहुत महत्वपूर्ण है। यह हम हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ेंगे, इसको डिटेल में हमने पढ़ाया है, वो आपकी समझ में आ गया होगा। फिर बाद में धीरे धीरे देखिए कि यहाँ 3 वंश राजवंश थे, राठौड़ वंश, चौहान वंश, राठौड़ वंश और परमार वंश। इसका परमार्थ देव की आल्हा खंड वगैरह की बातें हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में बन रही है, और बहुत सी बातें यहाँ आ जाती हैं। इसके उपरांत अगर हम देखें तो मैथिली नाम की जो हिंदी की बोली है, उसमें विद्यापति ने पदावली इसी काल में लिखी है। और देखा जाए तो इसी समय देखिए खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अवधि अपने अपने क्षेत्र की बोलचाल की भाषा होते होते वे साहित्य की भाषा भी बनने लगी थी। इसके उपरांत इनमें कौन कौन से प्रसिद्ध कवि रहे? शालिभद्र सूरी जो जैन कवि हैं, फिर उसके उपरांत शेख फरीदुद्दीन शकरगंज जी, उसके उपरांत चक्रधर स्वामी मराठी में, जिनका पहला साहित्य ही मराठी के पहले जो रचनाकार है अंबेजोगाई के, क्या नाम है उनका, मुकुंद देव, ऐसा मुकुंद राज, तो चक्रधर स्वामी के शिष्य थे। यहाँ से उस समय मराठी हिंदी ऐसा भेद नहीं था, अपभ्रंश के अंतर्गत सब आ जाता था। फिर संत कबीर आ जाते हैं, शाह मीरा आ जाते हैं, फिर ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज जो गुलबर्गा के हैं वो आ जाते हैं। फिर उसके बाद मध्यकाल आ जाता है। इस मध्यकाल में राजपूत राजाओं के दरबार में हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती थी, और बहुत से शब्द यानी कुछ ध्वनियां आ गई। कल जैसे हमने कहा था ना इसके पहले की ख, ख, ज, फ, ये क की जगह ख, ख की जगह ख, ग की जगह घ, फ, ये सारी ध्वनियां अरबी फारसी से इस प्रकार की आई थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो व्यंजन ध्वनियां आई थी, और बाद में हिंदी ने क्या किया, बाद में लगभग 3500 फारसी के शब्द हिंदी में आए। अरबी फारसी के आ गए, और 100 से कम शब्द तुर्की के प्रयुक्त हो रहे थे, क्योंकि मुस्लिम जो शासक थे उस जमाने में, उन सभी मुस्लिम शासकों की भाषाएं अरबी, फारसी और तुर्की थी। क्या कर रहे हो आप? इधर ध्यान दो। और कुछ बाद में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली भी शब्द आते गए। अवधि, ध्यान रखिए, ब्रजभाषा और अवधि भाषाएं जो हिंदी की बोलियां हैं, वह एक, इसमें श्री कृष्ण काव्य लिखा गया और अवधि में रामचरितमानस, राम काव्य लिखा गया, तो धार्मिक भाषाओं के तौर पर आ गई। और इस युग में एक बहुत बड़ी गलत फहमी लोगों को हुई कि जो कौरवी बोली जिसे कहा जाता था, जिसको खड़ी बोली कहा जाता है, उसका मुसलमानों ने अरबी, फारसी और तुर्की की जगह प्रयुक्त करना शुरू कर दिया, और गलती से हिंदुओं ने इस भाषा को मुसलमानों की भाषा मान लिया। हालांकि मुसलमानों की भाषा नहीं है, हिंदुओं की है। अब इसमें उत्तर भारत से जो लोग दो आक्रमणों में यहाँ आए। एक पहला आक्रमण किसका हुआ था? दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का, और दूसरा किसका हुआ था जिसने दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी लाई थी, उसका नाम क्या है? मोहम्मद तुगलक। इन दोनों के समय जो दिल्ली से लोग यहाँ आए, वे वहाँ की खड़ी बोली यहाँ ले आए, और यहाँ दक्षिण में भी खड़ी बोली में वो साहित्यिक रचना करने लगे। हम उसको बाद में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये सरसरी तौर पर हिंदी का मध्य युग हुआ, और आधुनिक युग में 1802 में और 1856 तक का ये जो कालखंड है, इसमें अवध प्रांत पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था।
और खड़ी बोली को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। 19वीं शताब्दी तक कविता केवल ब्रज भाषा में रची जाने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे खड़ी बोली में भी कविता रची जाने लगी वगैरह। व्यावहारिक दृष्टि से हिंदी का परिक्षेत्र कितना है? हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक। और इसमें कौन कौन से प्रांत आते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली वगैरह वगैरह। और इसकी 5 उपबोलियां हैं, इसको हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें कि ये सारी चीजें हमने इंडिक हो चुका है हमारा। अब इसके बाद का हमारा जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत हमें मानक हिंदी विषय पर भी चर्चा करनी है। हमारे पाठ्यक्रम का भाग है मानक हिंदी, हिंदी की बोलियां और हिंदी की शैलियां। संक्षेप में हम इसे पूर्ण करने का आज प्रयास करेंगे। मानक हिंदी का मतलब क्या होता है? पहले हम मानक भाषा क्या होता है समझते हैं। आप में से सभी का लगभग मराठी एसेल है, हिंदी ऐच्छिक है तो मराठी एसेल है। बार बार मराठी के अध्यापकों ने एक शब्द पर प्रयोग किया होगा, उपयोजित मराठी शब्द का प्रयोग किया ना सभी ने, सुना होता है उपयोजित मराठी। उसको हिंदी में प्रयोजक मूलक हिंदी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे फंक्शनल इंग्लिश कहा जाता है। लेकिन ये उसकी एक शाखाएं हुई, लेकिन उसके पहले एक शब्द आता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज दूसरा हिंदी में उसी के लिए कहा जाता है मानक भाषा, और मराठी में से कहा जाता है प्रमाण भाषा। मतलब देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। इसका अर्थ यह है कि अगर आप यहाँ से तैर चले गए तो यहाँ के पानी का स्वाद और वहाँ के पानी का स्वाद अलग नजर आएगा। उसी प्रकार 4 कोस या उससे कुछ ज्यादा दूर गए तो वहाँ के लोगों की बोली भाषा में अंतर होगा। उदगिर जाइए, उदगिर की थोड़ी सी अलग भाषा है, मराठी है लेकिन अलग बोलने चालने में। उमरका की अलग है, लातूर की अलग है, नांदेड़ की अलग है, वर्धा की अलग है, नागपुर की अलग है, पुणे की अलग है। वैसे हिंदी में भी अलग 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 है। इसलिए ध्यान रहे कि इन सभी जो छोटी मोटी बोलियां हैं उनका एक प्रमाण रूप जो केंद्रीय रूप है उसको मानक भाषा कहा जाता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। थोड़ा टाल के चल रहा हूं। तो मानक भाषा क्या होती है? मानक भाषा यह सर्वमान्य भाषा होती है। मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है। मानक भाषा में निश्चित अर्थ संप्रेषित करने की क्षमता होती है, और मानक भाषा के गठन और संप्रेषण की एक रूपता। मतलब ध्यान रखिए, हिंदी जो ब्रज भाषा में बोलने वाला व्यक्ति है वह अवधी भाषा समझे न समझे, अवधी वाला खड़ी बोली समझे न समझे, खड़ी बोली वाला कन्नौजी समझे न समझे, कन्नौजी वाला मैथिली समझे न समझे, मैथिली वाला मगही समझे न समझे, मगही वाला भोजपुरी समझे न समझे, लेकिन इन सबको हिंदी का मानक रूप समझ में आता है जो हमारे शिक्षा का माध्यम है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मानक भाषा के लक्षण क्या है? मानक भाषा के लक्षणों में पहला लक्षण आता है कि वह व्याकरण सम्मत होती है, फिर वह सर्वमान्य होती है, उसे क्षेत्रीय या जो बोली के क्षेत्र होते हैं क्षेत्रीय या स्थानीय प्रयोगों से बचने की प्रवृत्ति उसमें होती है, वो एक रूप होती है, वह हमारे सांस्कृतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, संवैधानिक क्षेत्रों का कार्य संपादित करने वाली सक्षम होती है, वह सुस्पष्ट, निर्धारित, सुनिश्चित होती है, संप्रेषण में कोई भ्रांति नहीं होती। मतलब समझिए ब्रजभाषा किसको आती है, वो महाराष्ट्र में आकर के ब्रजभाषा में बोलेगा, लोगों की समझ में नहीं आएगा। कन्नौजी वाला यहां आकर के बोलेगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन मानक हिंदी जो खड़ी बोली है वो सब समझ जाएंगे। उसके बाद यह जीवन की नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है, जिसे प्रयोजन मूलक कहा जाता है। नए शब्दों का ग्रहण उसमें किया जा सकता है। वैयक्तिक प्रयोगों की विशिष्टता, क्षेत्रीयता, विशिष्टता, शैलीगत विभिन्नता के बावजूद उनमें एक रूपता रहती है, उसका रूप सुदृढ़ रहता है। फिर उसके उपरांत उसमें किसी प्रकार की त्रुटि की हो गई तो उसे दोष माना जाता है, और ये परिनिष्ठित होती है, साधु होती है, अर्थात सर्वसामान्य लोगों के लिए यह
बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। परिनिष्ठित का मतलब होता है परीक्षित, जिसको निष्ठा से जिसका गठन किया गया है उसे परिनिष्ठित कहा जाता है। उसके बाद मानक भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण, मानक भाषा वही हो सकती है जिसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसको हम खड़ी बोली पर लागू आगे करेंगे। ऐतिहासिकता का अर्थ है प्राचीन काल से, खड़ी बोली प्राचीन काल से प्रयुक्त थी, अमीर खुसरो के काल से चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐतिहासिकता। फिर दूसरा मानकीकरण, उसमें जो रूप है उनका मानकीकरण किया जाता है, उनको प्रमाणित किया जाता है, उनको स्टैंडर्ड बनाया जाता है। यानी जो वर्नाक्युलर बोलियां होती हैं उनको टाल करके उनका एक केंद्रीय रूप बनाने की कोशिश की थी। ये जीवंत होती है। मतलब हिंदी को अगर हम मानक भाषा लोग कही जाए तो ये जीवंत भाषा है और उसके बोलने वालों की संख्या आज करोड़ों में नहीं अरबों में है। स्वायत्तता, कोई भी बोली मानक भाषा जो बनती है तो उसकी अपनी स्वायत्तता होती है, उसको बोलने वाले लोगों की एक विशिष्ट संख्या होती है और इन आधारों को लेकर के मानक भाषा को हम ये स्थान दे सकते हैं। इसके उपरांत मानक भाषा के क्या आधार हैं? मानक भाषा के आधारों में मानकता का आधार कोई व्याकरणिक या भाषा वैज्ञानिक तथ्य अथवा नियम नहीं होते। ध्यान रखें, मानकता का आधार कोई व्याकरणिक या भाषा वैज्ञानिक तथ्य नियम नहीं होते। इनका आधार समाज स्वीकृति होता है, समाज को उसे स्वीकार करना चाहिए। समाज विशेष के लोग भाषा के जिस रूप को आप मानक भाषा मान ले वो उनकी मानक बन जाती है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि भाषा की मानकता का प्रश्न तत्वतः भाषा वैज्ञानिक न होकर के समाज भाषा विज्ञान है। भाषा विज्ञान की एक शाखा है, जैसे मैंने सुबह शुरू करते समय तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहा था, वैसे समाज भाषा विज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। और अभी अभी नई जो आई है वो है न्यूरोलिंग्विस्टिक। न्यूरोलिंग्विस्टिक उसका अर्थ होता है दिमागी भाषा विज्ञान, वो भी इसके अंतर्गत आता है। फिर विशिष्ट लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की भाषा होती है, समाज द्वारा उसे मान्य होकर के उसको मानक भाषा की प्रतिष्ठा दी जाती है। और ध्यान रहे, मानक भाषा मूलतः किसी देश के या राजधानी के अन्य दृष्टियों से कि महत्वपूर्ण केंद्र की बोली होती है। जैसे हिंदी केंद्र की बोली है, जिसे राजनीतिक धार्मिक कारणों से प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। बोली का प्रयोग, बोली भाषा का प्रयोग केवल अपने क्षेत्र में होता है। देखिए कि ब्रज भाषा का प्रयोग अब केवल मथुरा और आसपास चल रहा है। हरियाणा का प्रयोग केवल हरियाणा में हो रहा है। छत्तीसगढ़ी का प्रयोग केवल छत्तीसगढ़ में हो रहा है। पहाड़ी हिंदी का प्रयोग केवल हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में हो रहा है। भोजपुरी का प्रयोग केवल भोजपुर, काशी आसपास के प्रदेश में हो रहा है। मैथिली का प्रयोग केवल मिथिलांचल में हो रहा है। बुंदेली का प्रयोग केवल बुंदेलखंड में हो रहा है। लेकिन इन सब का जो केंद्रीय रूप है वो मानक रूप होता है। और किसी भाषा का मानक रूप है तो साहित्य में उसका ज्यादा प्रयोग होता है, शिक्षा का माध्यम वो बन जाती है, जैसे कि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। और अंतर क्षेत्रीय प्रयोग उसमें बहुत सारे आ जाते हैं। और आठवीं विशेषता है कि यह अन्य भाषा भाषणों के, आप समझिए कोई यूरोप का व्यक्ति हिंदी सीखना चाहता हो तो ब्रजभाषा नहीं सीखेगा, वो अवधी नहीं सीखेगा, वह छत्तीसगढ़ी नहीं सीखेगा, अपितु हिंदी का मानक रूप भी सीखेगा। ये उसके लिए आवश्यक होता है। अब इसके उपरांत झटझट से देखिए कि मानक भाषा के रूप में हिंदी कैसे आती है। मानक भाषा के रूप में हिंदी की आधुनिक मानक शैली का विकास हिंदी भाषा की एक बोली जिसका नाम खड़ी बोली है, जिसको कौरवी कहा जाता है, जो दिल्ली के आसपास की बोली है, उसके आधार पर है। और उसका आधार दिल्ली क्षेत्र क्या है? दिल्ली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर वगैरह वगैरह। और इसके अंतर्गत खड़ी बोली है, लेकिन खड़ी बोली के अंतर्गत और भी कुछ है, ब्रज, बुंदेली, निमाड़ी, मारवाड़ी इत्यादि के ये अन्य बोली क्षेत्रों में खड़ी बोली ही शिक्षा का माध्यम है। तो इस प्रकार से देखिए, उदाहरण के रूप में मैथिली शरण गुप्त चिरगांव झांसी के थे। मैथिली शरण गुप्त चिरगांव झांसी के थे। वो घर में बुंदेलखंडी बोलते थे, लेकिन साहित्य उनका सारा खड़ी बोली में है। उसी प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी में लिखते थे, खड़ी बोली में लिखते थे, लेकिन घर में वो भोजपुरी बोलते थे। देखिए, मैंने भोजन कर लिया है, ये सही वाक्य आ जाता है। मैंने खाना खा लिया,
मैंने खाना खा लिया हूँ, हम खाना खा लिए हैं, इनमें से मैंने भोजन कर लिया है, इसका मानक रूप बन जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी मानक हिंदी की परिभाषा भी हम यहाँ देने का प्रयास करेंगे। ये सबसे महत्व, ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है, इसलिए लिखना कुछ नहीं, समझना है। तो मानक हिंदी क्या है, मानक हिंदी की परिभाषा क्या है, मानक हिंदी से अभिप्राय क्या है? मानक हिंदी वह है जो व्याकरण के नियमों से बद्ध परिष्ठित होती है। मानक हिंदी में क्षेत्रीयता या स्थानीय बोलियों के प्रभाव के साथ ही अरबी, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का भी समावेश होता है। मानक हिंदी का प्रयोग कहाँ होता है? सरकारी कार्यालय में होता है, भाषणों में होता है, पत्र लेखन में होता है, समाचार पत्र में होता है, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक जीवन में होता है। हिंदी में जहाँ मानक हिंदी भाषा का विकास हुआ है, वहीं मानक हिंदी के भी अलग अलग रूप हमें मिलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये मानक हिंदी है। अगर मैं ऐसे बोलने लग जाऊं तो वो बोली बन जाएगी। कैसे? मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको। हमारे बिहार में जब आकर कोई बाहर का आदमी रुक जाता है तो हम उसको मार मार कर भगा देते हैं। ये उच्चारण में जो ये भोजपुरिया आ जाएगी, या फिर हरियाणवी हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, ब्रज हो जाती है, अवधि आ जाती है। उसके प्रत्येक के अलग अलग वैशिष्ट्य हम ये देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण चीजें अलग अलग। अब हिंदी के जो प्रमुख लक्षण हैं, मानक हिंदी में मानक शब्दों का प्रयोग होता है, मानक हिंदी व्याकरण सम्मत होती है, मानक हिंदी का उच्चारण और लेखन में अशुद्धियों से उसमें मुक्तता होती है। यह सर्वमान्य अर्थात सारी बोलियां, हिंदी की जो 22 बोलियां हैं, उनको बोलने वाले लोग हिंदी के मानक रूप को समझते हैं और बोलते भी हैं। और सभी प्रतिष्ठित जन इसी मानक हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो कुछ भाषण करते हैं वो मानक हिंदी में होता है। भले ही वो गुजरात के नरेंद्र मोदी क्यों न हो, हिंदी में ही बोलना पड़ता है। इतना ही नहीं, इसमें भाषा के अनुशासन का दृढ़ता से पालन होता है और अलग स्थानिक प्रयोग उसमें नहीं होते। उसमें मतलब ब्रज जैसे, भोजपुरी जैसे शब्द उसमें नहीं आते। अब इसमें सामान्य हिंदी, क्षत्रिय बोलियां आ जाती हैं। और क्यों ये जरूरी है मानक भाषा? एक जैसी शिक्षा सभी की हो, इसलिए मानक भाषा जरूरी है। यातायात की सुविधाओं में विस्तार, जनसंचार माध्यमों में लोकप्रियता, फिर उसके माध्यमों की लोकप्रियता, उसमें महानगरों का विकास। और महानगरों में अनेक बोलियों के लोग एकत्र आते हैं तो वहाँ मानक भाषा अपने आप बन जाती है। साहित्य की वृद्धि और मुद्रित अक्षरों की व्यापकता, सिनेमा का प्रभाव। ध्यान में, सिनेमा में जो जिस हिंदी का प्रयोग होता है वो मानक हिंदी है। उसका एक रूप है हिंदुस्तानी, अब तक होता था। मतलब जैसे अगर आपने मुगले आजम फिल्म देखी होगी तो उसमें उर्दू है, ये उर्दू अलग चीज है। लेकिन आज जो हिंदी, खास करके दक्षिण की फिल्मों के डबिंग वर्जन जो आ रहे हैं वो मानक हिंदी में है। धीरे धीरे आप देखें कि ये सारी चीजें हैं। और मानक हिंदी के जो अलग अलग प्रकार हैं, उन प्रकारों में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से रूप आते हैं? औपचारिक रूप, अनौपचारिक मानक हिंदी, औपचारिक उपमानक हिंदी, अनौपचारिक उपमानक हिंदी, क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से अनुबंधित मानक हिंदी इत्यादि अलग अलग प्रकार आते हैं। समय कितना हो देखिए? 9:30। तो ठीक है, आज यहाँ रुक जाते हैं। कल की तासिका में हम क्या लेने वाले हैं लेकर के इतना छोड़ देते हैं। कल की तासिका में हम हिंदी की बोलियां और हिंदी की शैलियां, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं रुक जाते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आप इसी तरह से अन्य हिंदी भाषा एवं साहित्य के बारे में वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आप इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टिप्पणी कीजिए। यदि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगता हो और अन्य लोगों के काम का भी लगता हो तो आप उन्हें अग्रेषित कीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस बेल आइकन को दबा करके, इस घंटी को दबा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी सदस्यता लीजिए। इसके कारण आप आने वाले
अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन या संसूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। पुनश्च धन्यवाद।